नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। और आज थोड़ी बात हम लोग G20 की तो बहुत बात हो चुकी, कितना भव्य था, सोने चांदी की थाली में खाना परोसा गया। दिल्ली के जो परमानेंट रहने वाले हैं उनको पर्दे के पीछे रखा गया। लेकिन मैं अशोक भाई एक थोड़ी और चीज इसलिए जानकारी चाह रहा हूँ कि भाई आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता की है, मैं भी उसमें हूँ, आप लोगों से इतना लंबा समय नहीं, लेकिन मैं भी काफी इसको समझता हूँ, इसको देख रहा हूँ। एक हमारे पत्रकारों में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पहले लोग कहते थे नाम लेने से भाई वो बचना चाहिए, लेकिन ये बताना चाहिए। सुधीर चौधरी साहब ने एक अपना कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, उसमें कर्नाटका सरकार की एक ऐसी स्कीम जो ऑलरेडी बीजेपी सरकार से चल रही थी, उसमें यह था कि जो टैक्सी ड्राइवर होंगे अगर वो अल्पसंख्यक हैं या SC ST से हैं तो उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी अगर वो टैक्सी खरीद रहे हैं। ये आज की स्कीम नहीं, पुरानी स्कीम। उसको उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह से कि हिंदुओं को कब मिलेगा, वो हिंदू मुस्लिम का जो उनका एंगल होता है उस पर उन्होंने किया। जब इस पे FIR की बात हो गई और वो हुआ तो अच्छा, इन्होंने इसको ट्वीट भी किया, तो इन्होंने बहुत बेशर्मी से वो ट्वीट भी वापस हटा लिया, वो यूट्यूब से वो भी हटा लिया, और अब कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल देखूंगा और अदालत में मिलूंगा। मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि ये झूठ फैलाने का, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का समझ में आता है उनको वोट मिलेंगे, सुधीर चौधरी जी इतने आतुर क्यों रहते हैं इस तरह का झूठ फैलाने? देखिए आनंद जी, पत्रकारिता को बदनाम करने वाले और पत्रकारिता में जो भेड़िए घुसे हैं, पत्रकारों की खाल ओढ़ के, उनमें ये सज्जन है। इसके पहले भी जब वो एक चैनल में थे तब उन्होंने एक स्कूल के टीचर की जिंदगी बर्बाद की थी, ऐसे ही झूठी खबर चला के। वो पूरे देश के सामने वाकया है। उसके बाद ये तिहाड़ी है, जेल भी जा चुके हैं। ये कैसे उद्योगपतियों से पैसे लेते थे और कैसे, तो जिंदल वाला मामला सारे देश ने देखा। उसके बाद भी ये शीर्षक किसी किसी ना किसी चैनल पे अच्छे पोजीशन पे इसलिए रहते हैं क्योंकि सत्ता से ऊपर से कहलवाया जाता होगा, क्योंकि इनको तो पत्रकारिता की तो कोई इनको मुझे दिखती नहीं है, सब जुगाड़ू है। पत्रकारिता के नाम पे कोई इनका दायित्व नहीं है, कोई मोरल नहीं है। ये सिर्फ चैनल के नाम के भरोसे ये पैरासाइट्स है चैनल पे। कभी ZTV पे जाएंगे तो GTV के गुडविल पे ये ZTV के आदमी कहलाएंगे। अभी आज तक जैसे ग्रुप में है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज तक जैसा ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, जो एक जमाने में पत्रकारिता में माइलस्टोन माना जाता था, और इंडिया टुडे जब निकला तो इस देश में जर्नलिज्म में क्रांति आई, और बेठोक रोकठोक काम करने वाले ये लोग, अब वो ग्रुप को भी क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता। तमाम इस टाइप के लोग कैसे वहां जगह पा लेते हैं और कैसे कार्यक्रम करते हैं। यकीनन ये जो शुरुआत हुई थी कि कुछ बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता तो ये करते ही है, उनको हिंदू मुसलमान ही करना है। प्रधानमंत्री स्वयं बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाने की बात कर रहे थे। इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए नहीं हिंदू मुसलमान करने का। जब वो हिंदू मुसलमान ही कर रहे थे तो एक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की विज्ञापन छपा। अब बट नेचुरल है कि जब आदिवासी में समाज कल्याण डिपार्टमेंट यदि ये लिखेगा कि पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आ रही है, तो वो अपने डिपार्टमेंट का ही विज्ञापन करेगा। वो तो पूरा नहीं कहेगा कि सवर्णों को भी दी जाएगी, ये करेगी, वो तो अपने डिपार्टमेंट का करेगा। तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का एक विज्ञापन आया, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों के अनुसार इतने इतने सब्सिडी में ये सारथी नाम की कोई स्कीम है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलती है, मैक्सिमम इतने लाख है। वो उन्होंने की, उसी का आधार लेके वो अल्पसंख्यक मंत्रालय का विज्ञापन लेके बीजेपी ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि इस तमाम टैक्स पेयर्स के पैसे से ये अल्पसंख्यकों को लुटवा रहे हैं, टैक्स का पैसा सब्सिडी दे देके। और अल्पसंख्यकों के नाम पे जब ये चैनल कोई दिखाता है तो नमाज पढ़ते हुए मुसलमान दिखाता है, उसे गुरुद्वारा नहीं दिखता, उसको जैन समाज नहीं दिखता, उसे बौद्ध नहीं दिखते, उसे क्रिश्चियन नहीं दिखते, ये कोई नहीं दिखता, उसे सिर्फ मुसलमान दिखाने होते हैं। और जब भी अल्पसंख्यकों की बात करेगी, ये एक शॉट रहता है इनके पास, मुसलमान रास्ते पे नमाज पढ़ रहा है और बस यही आबादी है जिसको दिया जाता है। तब यहाँ तक तो ठीक था, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उसका माइलेज मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पत्रकारिता ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
लेकिन क्या करें, अब ये सब ऐसे दलाल टाइप लोग घुस गए, तो इससे यही होता है। तो इन सज्जन ने जो स्टोरी की उसमें लिखा कि मुसलमानों को दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है, मुसलमानों का शॉट दिखाया और कहा हिंदुओं को कब। उन्हें पता ही नहीं इस मूर्ख इंसान को, क्योंकि एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, ये पत्रकारिता करते हैं तो रिसर्च करते हैं, ये योजना कैसी है, किस किस को मिल रहा है, अभी तक कितना दिया गया है, कब आई है, क्या बजट अलोकेशन है, ये सारा स्टडी करते हैं। हम सब ढूंढते हैं इसको और उसके बाद स्टोरी बनती है। तो जब इन्होंने ये किया तो इनको ये पता ही नहीं था कि SC ST को इससे ज्यादा बड़ी सब्सिडी है, अल्पसंख्यकों को 50% है तो SC ST को 75% है, ये उनको पता नहीं था। जब खरगे जो वह युवा मंत्री है, उन्होंने कहा कि एक खबर गलत है, गलत आप ये कर रहे हो और सरकार इस पे कानूनन ये करेगी, क्योंकि आज तक कहता है हम सबसे तेज है, सबसे बड़े चैनल है, हालांकि वो बहुत पीछे है, लेकिन जब कहता है तो कम से कम हम ये माने कि बहुत लोग देख रहे हैं उनको। जब लोग देख रहे हैं उनको, तो ये लोगों के बीच में गलत फहमी क्या फैला रहे हैं। और यदि ये इतने मर्द है बड़े, ये जो कहते हैं कि मैं डरता नहीं, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया था, अब तो कोर्ट में देखेंगे, और इतने आप चौड़े होके बात करते हैं, तो फिर आप ट्वीट भी नहीं उठाते और स्टोरी भी डिलीट नहीं करते, उस स्टोरी से स्टैंड बाय करते हैं। उसे कहते हैं पत्रकारिता की मर्दांगी। ये तो मैं नामर्दों वाली बात हो गई कि आपने जी, जी, वो भी कर दिया और ट्वीट भी हटा दिया, स्टोरी भी हटा दी, फिर कहते हो कि हम लीडर है। अरे लीडर किस बात के, आप स्टैंड करिए आपकी स्टोरी को, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। गलतियां हर एक से होती है आनंद जी, मेरे भी लाइफ में मैंने पत्रकारिता में कुछ गलतियां की होगी तो हमने माफी भी मांगी उसके लिए, बाकायदा। चाहे जब प्रिंट मीडिया में था तब भी हमने माफी मांगी कि गलती से किसी और का नाम छप गया, किसी और का फोटो लग गया, तो दूसरे दिन माफी मांगते थे हम, ये गलती से ये फोटो लग गया है। तो ये चीजें होनी चाहिए पत्रकारिता में। मैं ये नहीं कहता कि इंसान नहीं है, हम सब इंसान है, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों पे भी सीना जोरी करो। और ये गलती नहीं, ये एक प्लानिंग के तहत होता है, एक एजेंडे के तहत होता है। ये उन आकाओं को सत्ता में बैठे हुए उनको खुश करने के लिए आप पत्रकारिता करते हैं। आप तनख्वाह किसी और की लेते हैं, खुश किसी और को करते हैं, और समाज का उद्बोधन करने की आप अपने आप को उसके सम्राट समझते हैं। ये कई जगह मुंह खा गए हैं। मतलब कोई आदमी, यदि मेरे जैसा आदमी यदि किसी करप्शन के चार्ज में जेल जाए, तो मैं जीवन में पत्रकारिता नहीं कहूँ, मैं कि मुझे चेहरा ही नहीं होगा कि मैं जी, आके फिर से लोगों के सामने कहूँ कि मैं पत्रकारिता, फिर मैं ज्ञान देने लगूं। मतलब मैंने कई बार देखा, जब कलकत्ता में पुल गिरता है तो वह भ्रष्टाचार की वजह से होता है, जब गुजरात में पुल गिरता है तो भ्रष्टाचार नहीं, वो पुल लोग हिल रहे थे इसलिए पुल गिरता है। इसलिए कहते हैं, जी, मतलब क्योंकि मतलब कितना आप चद्दर डालोगे, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी, मतलब इसको क्या, अशोक, दलाली भी छोटे दलालों को भी कुछ। आप मंडी में जाइए, जो चना मार्केट और जो बड़े बड़े मंडियां होती है, अनाज मंडी, वहां पे भी जो दलाल होता है, वो अपना जो क्लाइंट होता है उसका थोड़ा सा ख्याल उसके रखता है, हाँ, उसके प्रति प्रति थोड़ा तो वफादार और वो ईमानदार बोलता होता है कि ये चना चना डॉलर नहीं है, डॉलर किस्म का चना नहीं है, ये है। आप इस रेट में मत खरीदे, ये बताता है वो। ये तो उसके भी गए गुजरे हैं। ये तो अशोक आंकड़ों को भाई, खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उनको पत्रकारिता ना कहें, लेकिन पत्रकारिता का चोला पहन के ये जो लोग आए हैं, इसके लिए मैं चौधरी से ज्यादा गुनहगार मैं मैनेजमेंट को मानता हूं कि ऐसे लोगों को आप ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म ने एक जमाने में अपना नाम कमाया था। जी, अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और दर्शकों को याद रहना चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ आए और इस G20 का सबसे हाई पॉइंट वही था, अमेरिकन प्रेसिडेंट। हमने एक बड़ा भारी मीडिया सेंटर भी बनाया था, क्यों बनाया था अभी भी नहीं पता, क्योंकि ना उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई इंटरेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी बस एक बार आके हाथ हिला के सबको धन्यवाद कर दिया। बाइडन के साथ जो उनका पत्रकार आए थे साथ में, क्योंकि अमेरिका में अभी भी लोकतंत्र है उस तरह से जहां पे पत्रकार साथ ट्रेवल करते हैं, पत्रकार आज साथ आए। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके एनएसए और व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनके हवाले से बात है कि बाइडन ये बोले कि भाई मुझे अपने पत्रकारों से जो अमेरिका से उनसे बात कर लेने दो। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी पे आप पत्रकारों से बात करने का नियम नहीं। हमारे शायद कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अमेंडमेंट आ गया, हम लोग को नहीं पता है कि हिंदुस्तान में कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने पत्रकारों से बात नहीं कर सकता। और उसका असर ये हुआ कि उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो जाके वियतनाम में पत्रकार वार्ता करेंगे, पहले ही कह दिया था।
और वहां जाके उन्होंने आईना दिखा दिया। मैं थोड़ा इस पे भी करूंगा, क्योंकि बाइडेन को आप यहाँ क्यों नहीं बोलने दिए भाई? अपने पत्रकारों से बात करना चाह रहे थे। बाइडेन को पत्रकार वो सवाल पूछते जो सवाल उन्होंने वियतनाम में पूछा। वो सवाल पूछते कि क्या मानवाधिकार पे आपने बात की, क्या आपने प्रेस के फ्रीडम और सिविल सोसाइटीज के फ्रीडम पे बात की जो आए दिन हनन हो रहा है भारत में। और इसका जवाब बाइडेन बिल्कुल देते, बोलते कि हाँ मैंने बात की है, मैंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी है। और वो बड़ा स्टेटमेंट होता कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी के राष्ट्रपति ने भारत की धरती पे उनके घर पे उन्हें नसीहत दी कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को ये करिएगा और ये जो सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसका ख्याल रखिएगा। ये आदमी, मुझे बताइए, आदमी, हम बच्चे के लिए गाड़ी चलाता है तो उसको बोलता है कि गाड़ी लेके जा रहा था और धीरे चला, क्योंकि हमें मालूम है वो तेज चलाता है। जो लड़का अच्छा चलाता है, गाड़ी स्लो चलाता है, उसको कोई नहीं कहता कि धीरे गाड़ी ठीक चला, बोला ठीक ही चलाता है। तो कहीं ना कहीं तो वायलेशन उनको, उनके नजर से वायलेट होते होंगे, उनके नजर से फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगा, या जो प्रेस है वो टोटल चरण चाटने वाला प्रेस होगा। इसी वजह से उन्होंने प्रेस की बात कही। हो सकता है बीबीसी को लेके कही हो, ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन ये वो इस धरती पे नहीं होना देना चाहते हैं, इसीलिए वो मामला वहीं रफा दफा हो गया। उन्होंने नहीं कहा। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका का मीडिया और उनका भी, उन्होंने कहा कि हमने एक हद तक जाके, मैंने भी पढ़ा है उनका स्टेटमेंट व्हाइट हाउस का, उन्होंने कहा कि एक हद तक हमने सभी विंडोज और दरवाजे खटखटाए, एक हद तक हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो होस्ट है, आखिर होस्ट सुननी पड़ती है। अब शायद बाइडेन साहब थोड़ा इंडिया का रिसर्च करना, मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोर पड़ गए कहीं ना कहीं। वो उन्हें ये पता नहीं है कि जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उनको एक बॉलीवुड का एक्टर लगता है और उसको फिर सवाल पूछे जाते हैं। तो उनको टाइम, अगली अगली बार जब वो आएंगे भारत, तो उनको ये कतई, यदि हम मीडिया को एडवाइस करना होगा या इंटरव्यू देना होगा, तो वो किसी हॉलीवुड के एक्टर को साथ मिलाएं और फिर वो पूछे कि आप क्या खाते हैं, वेदर यू टेक अ बीफ और यू टेक अ पोर्क, हाउ डू यू ईट अ बीफ, you Whether it is you roasted you eat or a it is fried one और you roasted one और क्योंकि वो भारत में सबसे बड़ी, विश्व की, जो सारा विश्व देख रहा है, जो भारत की समस्या आम काट के खाते या चूस के खाते हैं, वो थी जो अक्षय कुमार ने पूछा, बेचारे ने, उसको बोला होगा ये पूछना है और उसने पूछा, और उसका हल फिर जो निकला है उससे भारत में राम राज्य स्थापित हुआ, क्योंकि हमें ये पता पड़ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, जो देश के सामने समस्या थी। ऐसा ही व्हाइट हाउस भी करता तो शायद फिर व्हाइट हाउस को इतनी भागादौड़ी करनी नहीं होती। ये एक व्यंग्यात्मक मैं कह रहा हूं, लेकिन ये इस देश के शीर्षस्थ नेतृत्व की ये जो भागने की परंपरा है, ये भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं, ये क्रिटिसिज्म से भागते हैं। इनको यदि बता दिया जाए रियलिस्टिक जो वस्तुस्थिति है, अशोक सच्चाई भाई, है, इससे भागते हैं, समस्याओं से भागते हैं। मणिपुर की समस्या है, आप समस्याओं नहीं से नहीं, भाग मणिपुर की समस्या ये सत्य है, वो सच्चाई से भागते हैं। वो एक झूठे वलय में जीना चाहते हैं कि मणिपुर शांत है। जब उनको बोला दिया जाता है कि जब मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि इट इज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो फिर वो तमाम वो आवाजें, तमाम वो वीडियोज, तमाम वो विपक्ष का रोना, तमाम मणिपुर की महिलाओं का आक्रोश, ये उनके कान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उनके कान के जो अप्रोच है, कान का जो कान में जो बात जाती है, वो इन्हीं लोगों के पास जाती है। जब सुधीर चौधरी जब कहते होंगे कि मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका चैनल तो कुछ मणिपुर दिखाता नहीं होगा। मणिपुर में कल भी जो हुआ उसने दिखाया नहीं दिखाया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ चैनल। ये तो ये स्टोरी हुई इसलिए सब खगालना पड़ा कि क्या बोला है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में सब ब्लैक ही ब्लैक रहता है, उसमें व्हाइट तो कुछ नहीं होता, और ब्लैक क्या देखना। ये तो अशोक इससे भाई, अच्छा कि कोई कॉमेडी शो देख लो तो कम से कम मन को सुकून मिलता है। अशोक भाई, एक मैं इसलिए इसको एक प्रेस की एक और बात करके फिर खत्म करूंगा। सोहित मिश्रा ने जो स्टेटमेंट दिया कि मुंबई में जिस तरह से उनसे कहा गया था, और उन्होंने नाम लेके कहा, संजय पुगलिया जी ने जैसे कहा था कि जाके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करो, मैं का रक्कस, अब हिंदी में उसका मतलब है हल्ला गुल्ला, डिस्टर्ब करना, जो भी। और फिर उस व्यक्ति को भाई एक स्टेज पे आके तो नौकरी छोड़नी ही पड़ी।
ये एक कौन सा तमाशा हो गया भाई? ठीक है, राहुल गांधी को आपसे वैचारिक रूप से मतभेद है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, कठिन प्रश्न पूछिए, लेकिन जाके वहां डिस्टर्ब करो, ये तो कुछ पिक्चरों में देखते थे। सवाल ये है आनंद भाई, हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगड़ते हुए देखी। मैं तो इंदौर से पत्रकारिता कहता आ रहा हूँ, इंदौर का पत्र जो प्रेस मीडिया है, खासकर प्रेस क्लब ऑफ इंदौर जो है वो बहुत तीखा है। मतलब बड़े बड़े चंद्रशेखर की पदयात्रा में भी चंद्रशेखर जी को बहुत तीखे सवालों का वहां सामना करना पड़ा, और शायद इतना डिफिकल्ट प्रेस उन्होंने कहीं झेला नहीं होगा। तो हम तो उस विधा से आए हैं इंदौर, हमें इंदौर घराने पे मुझे गर्व भी है कि वहाँ सवाल पूछने के लिए उत्साह प्रोत्साहित किया जाता था। तो मुख्य रूप से आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला यदि बहुत ही उथल है, मतलब उसको डेप्थ नहीं है, तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है सवालों पे, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगड़ जाती है। जैसे इसी कांग्रेस में एक कन्हैया लाल नाम के एक नेता है जो लेफ्ट से आए हैं और कांग्रेसी बने हैं, लेकिन वो लाल रंग उतरा नहीं उनके कपड़ों का। वो उनको एक सवाल पूछो तो उत्तेजित होकर मारने पे दौड़ते हैं। तो उनके लिए एक सवाल पूछने से प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है। राहुल गांधी बहुत ही कूल व्यक्ति है, हाँ, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो उनमें इतना सेटलमेंट आया है कि आप कितना भी डिफिकल्ट सवाल पूछिए और कितना भी उनको कॉर्नर करिए, वो प्रोवोक हंसते करिए। हुए प्रोवोक होते नहीं हो, है ना। तो ऐसे में आपको यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिगाड़नी है तो उनको तीखे सवालों से नहीं बिगड़ेगी, वहां हंगामा ही करना होगा, वहां चीजें फेंकनी होगी, टेंट्रम्स दिखाने होंगे, जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली, कहाँ हाउ भाव करना होगा, तभी जाके वो बिगड़ेगी। तो शायद वो जो हमारे मित्र है, पत्रकार मित्र, उन्होंने कहा कि मुझे आदेश हुआ है, और आदेश हो सकता है क्योंकि एनडीटीवी का भी हाल, एक जमाने में एनडीटीवी लोग पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। अब जब से अडानी सेठ ने लिया है एनडीटीवी, तो फिर एनडीटीवी सरकार सरकार हिज मास्टर्स वॉइस बन के रह गया है। तो वहाँ वही पत्रकार काम कर सकते हैं जो सिर्फ अडानी सेठ की वाह वाह करे और लगातार अडानी को सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करने का प्रयास करे। वही पत्रकार वहां काम कर सकते हैं। जो पत्रकार विपरीत दिशा में जाए, पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं, वो वहां कैसे काम करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई यदि किसी पॉलिटिकल आदमी का पेपर है, न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल किसी नेता का, तो उस नेता के न्यूज़पेपर में पत्रकारिता कैसी हो सकती है, क्योंकि वो जिस पार्टी से होगा उस पार्टी के खिलाफ बोलेगा नहीं, तो वहां पे तो अक्सर एक वन साइडेड वर्जन होगा। तो अभी एनडीटीवी में कुछ बचे हुए लोगों को निकलने का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में इनका इस्तीफा था, लेकिन इन्होंने बोल्डली बोला कि मैंने क्यों दिया। इसके पहले मैं कई पत्रकारों को जानता हूं कि जिन्होंने राहुल गांधी को क्यों नहीं कॉर्नर करते, राहुल गांधी को इरिटेट क्यों नहीं करते, ऐसे भी उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस आते थे। वी हैव टू स्क्रू हिम, वी हैव टू ग्रिल हिम, ये लैंग्वेज है। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है कुछ पत्रकारों को मिले हुए आदेशों की, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कभी इशू नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि क्या फायदा इशू बना के, ये लोग आज राहुल गांधी को ग्रिल करने की बात करते हैं, कल राहुल गांधी की पार्टी सत्ता में आ जाएगी, यही लोग दरवाजे पे बुके लेके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्ता के पुजारी हैं। इन्हें कोई प्रिंसिपल्स और इसका कुछ लेना देना नहीं। यही कल यूपीए सरकार में आ जाएगी तो यही जो है नरेंद्र मोदी और सबको गाली देते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद ये राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए आएंगे, क्योंकि इनका ये पत्रकारिता नहीं। लेकिन दुख ये हुआ, जिस आदमी का नाम उन्होंने लिया, पुंगलिया, संजय पुंगलिया का नाम उन्होंने लिया, कि पुंगलिया जी ने मुझे कहा, पुंगलिया को एक समय था कि मैं पत्रकारिता में उनको बहुत उच्च दर्जा देके मानता था, क्योंकि आनंद जी मैंने भी पत्रकारिता जो शुरू की है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मैं बाद आया। सबसे पहले मैंने बिजनेस रिपोर्टिंग की और मैं बिजनेस एडिटर था पीपल जर्नल। और पुंगलिया, संजय पुंगलिया, ये नवभारत टाइम्स में भी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, तो फाइनेंस देखते थे। तो उनकी स्टोरीज पढ़ के, उनका रिसर्च देख के, वो हमेशा एक मुझे लगता था कि ये आदमी बहुत उच्च जगह का है। दूसरी बात, संजय पुंगलिया उस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से आते हैं जो एसपी सिंह का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता था, रविवार वाले एसपी सिंह, उनके साथ ये थे। उन्होंने इनको बहुत शेपअप किया।
तो एक होता है कि आदमी जिस स्कूल से निकला है, लेकिन फिर शायद पैसे की खनक इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब आपको बहुत बड़ा ओहदा, एक जगह मिल जाती है, आप वाइस प्रेसिडेंट है कारपोरेट कम्युनिकेशन किसी जगह के, और फिर आप एनडीटीवी आपने टेक ओवर किया है, तो पत्रकारिता तो उनकी तभी छूट गई थी कि जो जब वो कारपोरेट कम्युनिकेशन में एक कारपोरेट सेक्टर में चले गए थे। तो अब वो कारपोरेट हेड के नाते ऑर्डर्स देते हैं। मैं उनके ऑर्डर में पत्रकारिता नहीं देखता, लेकिन हाँ, जिसने ऑर्डर लिए उसने पत्रकारिता का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग सरकार को सवाल पूछते हैं वो भूखे मर रहे हैं। हर जगह अपनी अपनी जगह करता है, और मुझे अच्छा लगा कि पत्रकारिता जिंदा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी लगा कि जब कारपोरेट सेक्टर में कोई जाता है, मुझे याद है कमलेंदु कंवर, एक बहुत बड़े एडिटर है, वो इंडियन एक्सप्रेस मुंबई के एडिटर रह चुके हैं। संयोग से मैं जब फ्री प्रेस जर्नल इंदौर में था तब वो मेरे एडिटर थे। उसके बाद कुछ ब्रीफ समय के लिए वो बैंक में चले गए, एक मल्टीनेशनल बैंक में कारपोरेट कम्युनिकेशन में बड़े पोस्ट पे चले गए। तो दिल्ली में जब मुझसे टकराए तो मैंने उनको पूछा कि हाउ डू यू फील सर, तो वो बड़े बड़े सौम्य भाषी थे, मृदु भाषी थे। उन्होंने कहा कि अशोक, एनीवे इट्स गुड बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और कुछ दिनों के बाद शायद उन्होंने छोड़ के फिर वो ट्रिब्यून भी चले गए। और वो इसीलिए मैंने कहा कि जो एक पत्रकार जो हड्डी का पत्रकार होता है सर आनंद जी, वो उसको चाहे नेता बनवाओ चाहे वो कंफर्टेबल नहीं होता, वापस आता है, वो तुरंत छोड़ के वापस आ जाता है। तो कमलेंदु कंवर जी ने भी तुरंत छोड़ दिया 1 साल के अंदर ही, और फिर वापस सक्रिय पत्रकारिता में आ गए। तो जी अशोक लेकिन भाई, अब मुझे लगता है कि पुंगलिया साहब अब रम गए जी कारपोरेट जी सेक्टर में, मैं कारपोरेट अशोक कवर भाई करते करते वो कारपोरेट सेक्टर के हो गए। हो गए। ये है। अशोक भाई, अब एक सबसे अहम, क्योंकि वो एक अहम सवाल है, आज इंडिया की मतलब जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, कई लोग उसको I.N.D.I. मतलब इस तरह से, मालूम नहीं इंडिया कहने में क्या परहेज है, खैर उसकी आज एक अहम बैठक हो रही है, शायद सीट शेयरिंग को लेके। और इसका बैकड्रॉप भी ये बता दूं, उत्तर प्रदेश में घोसी में जो जीत दर्ज हुई समाजवादी पार्टी की, उसको 1 घंटे के अंदर, मतलब जब अभी अभी पूरा रिजल्ट भी नहीं आया था, उसको अखिलेश ने बताया कि इंडिया की जीत है और इंडिया यहाँ पे यूपी में इस रथ को रोकेगा, और उन्होंने उस तरह का एक घोषण किया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अखिलेश यादव एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी एक्टिव ना रहे तो ठीक नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, इंडिया का आगे क्या? मुझे आनंद जी बहुत खुशी हुई अखिलेश का ट्वीट देख के, क्योंकि अखिलेश के स्पोक्स पर्सन उनके पार्टी के एक डिस्कशन में मेरे साथ थे 11 साढ़े 11 बजे, जब नतीजे आ रहे थे तब वो बता रहे थे कि अखिलेश जी ने कितनी मेहनत की। तब मैंने उनको कहा कि जो 57% वोट है ये समाजवादी का नहीं, ये इंडिया का है। तो तुरंत उन्होंने संभालते हुए कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो ये मैं मानता हूं इंडिया की। लेकिन यदि घोषी की देखा जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ये बहुत क्रूशियल है आनंद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी बात करो वो कहते हैं कि देखिए लोकसभा में हमारी शुरुआत ही 100 के ऊपर से होती है, 80 यूपी के और 25 गुजरात की, 26 सीट, इसमें से 1-2 सीट इधर उधर भी हो गई, तो 100 सीट के बाद ही हमारी काउंटिंग शुरू होती है। तो यूपी ये उनका हार्ट है बीजेपी का। यदि इस पे अटैक होता है तो फिर राजनीतिक में बहुत उलट पलट होगी, और इसमें कौन करेगा? सभी दल अपना दम भरते हैं कि लेफ्ट भी कहता है कि हम यूपी में है, मायावती जी तो है ही, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा प्लेयर जो है आज के डेट में समाजवादी है, उसमें कोई डाउट नहीं। समाजवादी को इंडिया को लीड करना होगा, और जब समाजवादी लीड करेगा तो उसको एक अकोमोडेटिव नेचर होनी चाहिए। वो अकोमोडेटिव नेचर, वो जो प्रगल्भता है, जो मैच्योरिटी है, वो अखिलेश में मैंने देखी, और ये बहुत सकारात्मक बदलाव है। जैसा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि घोसी जो है ये कल्पना राय की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी एक जमाने में, लेकिन कल्पना राय के जाने के बाद वहां का सारा भूमिहार जो मतदाता है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया था, कोई वाली नहीं था उनका। अजय राय वापस आ गए, अजय राय 2-3 दिन वहां कैंप करके बैठे, और अजय राय ने जो पुराना कांग्रेसी मतदाता फिर वापस इंडिया की तरफ मोड़ा, वो एक मेजर फर्क होता है।
वहां घोसी में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक आदेश दिया था कि आप नोटा दबाओ। मात्र 1700 नोटा दबे हैं। तो इसका मतलब जाटव वोट भी जो मायावती का था वो इंडिया की तरफ गया, क्योंकि वो समाजवादी से डरता है। लेकिन जब इंडिया का विंडो बड़ा हो जाता है तो उसमें वो समाजवादी एक साइड में दिखता है उसको, और बाकी तो उसको लगता है कि इंडिया में जाने से मुझे डर नहीं। समाजवादी से डर हो सकता है लेकिन इंडिया में जाने से डर नहीं। वो हो गया। नॉन जाटो बड़ा स्प्लिट हुआ है। नहीं तो ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, पटेल परिवार हो गया, पति पत्नी दोनों, ये सब आज बगले झांक रहे हैं। इनका मतदाता कहाँ गया, इनकी पकड़ कहाँ गई, ये जो बात कर रहे थे कि हम जितवा के लाएंगे। और एक जो अहम अहंकार था कि हम किसी को चुनाव इस्तीफा देके भी चुनाव लड़वा सकते हैं, उस उम्मीदवार का जो अहम था कि मैं इतनी औकात रखता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं तो चुनाव जीत सकता हूं, इन सभी अहंकार को घोसी की जनता ने, अहंकारियों को घर भेजा। घोसी की जनता ने एक बात और मुहर लगाई, ये जो मेंढक के जैसे इधर से उधर कूदते हैं लोग, उस कूदने वाले मेंढकों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। बाय एंड लार्ज कई इलेक्शंस में मैंने देखा कि जो सत्ता के लालच में इधर से उधर जाते हैं उन्हें जनता नकारती है, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो गई। दूसरी, झारखंड की एक जो जीत है, मेरी अविनाश पांडे जी से भी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, और जब बात होने के बाद पता पड़ा कि वो सीट इतनी इजी सीट नहीं थी जितना लोगों को लग रहा था। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन करके जो पूरी ताकत झोंक दी आखिरी 5 दिनों में, और वहां पूरा जो बीजेपी को लग रहा था कि वो खेल कर गए, वो बीजेपी के गले से सीट निकाल के लाए। तो ये कुल मिला के कई जगह इंडिया की जीत बड़ी प्रखरता से दिखती है। अब उसी के बैकग्राउंड में आज सीट शेयरिंग है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी बड़ा दिल लेके आया। बंबई के मीटिंग में तो ये हो गया था कि हर पार्टी कह रही थी कि हम त्याग करने को तैयार हैं। तो त्याग की भावना यदि आपके साथ है तो फिर आपकी जो एकजुटता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जब त्याग नहीं करना और सब कुछ अकेले खाना, इस प्रवृत्ति जब आ जाती है, तब जाके वो जो गठबंधन है वो टूटने लगता है। यहाँ तो सभी त्याग करने के लिए लगे हैं। तो अब आज शरद जी की यहाँ मीटिंग है, देखो इस मीटिंग का क्या आता है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों में तेलंगाना में केसीआर वर्सेस कांग्रेस है। केसीआर इंडिया का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, मिजोरम में तो वो वहां पे मतई वर्सेस कुकी वाला खेल होगा वहां पे। उसके बाद आप आइए, जो मेजर खेल जो होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 3 राज्यों में, 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वहां कुछ बीएसपी के पॉकेट है, कुछ एक आध जगह लेफ्ट का एक आध पॉकेट होगा 1-2 सीट का। तो इन तमाम चीजों पे यदि ये एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े, और यदि इन्होंने 1 to 1 मैच करके मार्किंग करके फाइट कर दी, तो इन तीनों स्टेट में जो बीजेपी का, मतलब अभी कांग्रेस का अपर हैंड दिखता है, वो क्लीन स्वीप में तब्दील होने में कोई ज्यादा उसमें जोर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अशोक भाई, मैं खत्म करने से पहले दर्शकों को एक चीज और बता दूं। घोसी के तहत, घोसी की सीट कांग्रेस की कल्पनाथ राय की वजह से, जितना उन्होंने किया किसी ने किया उसका डिटेल नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो कम्युनिस्टों की सीट थी। झारखंडे राय बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हुए, कम्युनिस्ट नेता थे, लगातार वहां से जीते। वो कम्युनिस्टों की सीट थी। अभी भी अतुल अंजान जो है वहां से लड़ते हैं 2019 2014, वो ये उनकी सीट है। कम्युनिस्टों को वोट कम मिलते हो लेकिन उनका कार्डर हरदम रहता है, वो बिल्कुल, और वो पूरा कार्डर इस बार लगा। और मैं एक और दर्शकों को बात बता दूं, 2022 के इलेक्शन में वहां पे इंडिया गठबंधन के 3 कंपोनेंट और वहां लड़े थे इलेक्शन। जेडीयू लड़ा था, आम आदमी पार्टी लड़ी थी, और वीआईपी पार्टी भी लड़ी थी मुकेश सहनी की, जो अभी ऑफिशियली तो नहीं हुई है लेकिन इनके साथ आ गई है। तो इंडिया के वो सब लोग एक साथ मिल गए थे और सबने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी वो की थी। अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। अगले हफ्ते सबसे बड़ा सरप्राइज पार्लियामेंट होगा। मालूम नहीं उसमें कौन सा दिन निकलने वाला है। यकीनन। थैंक यू, धन्यवाद।